हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 गति के ऊपर। पिछली क्लास में हमने ये बात करी थी स्टूडेंट्स कि गति का ये वाली क्लास आज लास्ट क्लास होगी। आज हम गति के इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हमने पिछली क्लासेस में न्यूमेरिकल्स और उसके जो सूत्र हैं गति के समीकरण, तीनों समीकरणों का निगमन और उनका ग्राफीय निरूपण, कुछ ग्राफ्स और इस चैप्टर से आने वाले एग्जाम में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को और अभ्यास के कुछ प्रश्नों को हमने देखा है। ओवरऑल वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज हम इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है वृत्तीय गति। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी चैप्टर में, गति का निर्धारण हम इस बात से करते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है या नहीं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है, अथवा जब वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती तो हम कहते हैं वस्तु स्थिर या विराम की अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में नहीं है। स्टूडेंट्स, चैप्टर में हमने सिर्फ एक प्रकार की गति, जो कि सरल रेखीय गति है, उसके ऊपर फोकस किया था। सिर्फ सरल रेखीय गति से संबंधित हमने चैप्टर में जितनी बातें पढ़ी, वहां पर हम ये मान के चल रहे थे कि जो गति है वो सरल रेखीय गति है, अर्थात वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। इस पार्ट में गति मैंने आपको वहां पर बताया था कि गति के बहुत सारे प्रकार, गति काफी प्रकार से, एक सरल रेखीय गति है, एक ऋजु रेखीय गति है, कर्वी लीनियर मोशन, जिसमें जो कर्वी लीनियर मोशन में जो वस्तु है वो टेढ़े मेढ़े गति कर सकती है ना, वक्राकार पथ पे गति कर सकती है। वृत्तीय गति जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, एक वृत्तीय पथ पे होने वाली गति, ठीक है। घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति के बाद दोलनी गति होती है, ठीक है, आवर्ती गति होती है। इस प्रकार की काफी सारी गतियां होती हैं। अभी हमको इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ हमारा मेन फोकस रहेगा सरल रेखीय गति को हमने अब तक पढ़ लिया, और सरल रेखीय गति को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति। स्टूडेंट्स, वृत्तीय गति तब किसी वस्तु की गति को कहा जाएगा जबकि वस्तु की गति एक वृत्तीय पथ पर हो रही हो। अभी हमें एक समान वृत्तीय गति पढ़नी है। एक समान का मतलब कि समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर तय की गई दूरी जो होगी वो समान होगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वस्तु की चाल जो होती है वो वस्तु का वेग होता है। वृत्तीय गति में वस्तु की चाल जो होती है वस्तु का वेग ही होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जब वस्तु की स्थिति किसी भी पॉइंट पर, किसी वृत्तीय गति में, वृत्तीय पथ पर जब वस्तु गति कर रही होती है तो वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर यदि मैं वस्तु की स्थिति देखूंगा तो वो अगले बिंदु पर, उसके अगले बिंदु पर या उसके पिछले बिंदु पर उसकी स्थिति में परिवर्तन अवश्य होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन अवश्य होगा। और मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में, जब भी दिशा से संबंधित बात आएगी तो चाल या वेग में से कौन सी ऐसी राशि है जो दिशा पर निर्भर करती है? वेग। तो मतलब हम इस चैप्टर में, इस जो पार्ट है वृत्तीय गति वाले पार्ट में, वस्तु की जब वृत्तीय गति में होगी तो वस्तु की चाल नहीं बोलेंगे, वस्तु का वेग बोलेंगे। तो हमको वेग के लिए न्यूमेरिकल भी देखना है। एक पहले उसका सूत्र डिराइव करेंगे, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वृत्तीय गति को आप एडवांस में सीखेंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मिलेगी क्लास 11th में। वहां पर आप अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण, इन सब बातों को सीखेंगे, किस प्रकार से केंद्र की ओर गति, केंद्र किसी वृत्तीय गति में किस प्रकार से वस्तु की गति होती है, उस पर लगने वाला बल क्या होता है, उसमें त्वरण किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें। अभी हम सिर्फ सीखेंगे अब वृत्तीय गति क्या होती है, एक समान त्वरित जो वृत्तीय गति होती है उसे क्या कहते हैं, वो किस प्रकार से होती है। इसके वेग के लिए, किसी वस्तु की एक समान वृत्तीय गति में किसी बिंदु पर उसका वेग ज्ञात करने के लिए हमें क्या सूत्र लगाना है, और इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल, इसके कुछ उदाहरण, इसके कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रयोग, और उसके बाद हम इस चैप्टर के अभ्यास में पहुंच जाएंगे, जहां पर कुछ छोटे हुए प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है वृत्तीय गति के बारे में। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये हम देखेंगे स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्मार्ट बोर्ड। एक समान
वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में सबसे पहले हमने वृत्तीय गति को तो डिस्कस कर लिया है। वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार पथ पर, ठीक है। तो एक समान का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु कैसे पथ पर? एक वृत्तीय पथ पर। एक समान चाल से गति करे, गति करती है, तो उसकी गति को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एक समान वृत्तीय गति एक प्रकार की त्वरित गति होती है। त्वरित गति मतलब त्वरण में परिवर्तन, है ना। तो त्वरित गति होती है यानी वेग परिवर्तन की दर जो होती है हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर डिफरेंट होगी, हर बिंदु पर अलग अलग होगी। क्यों होता है? देखिए, ये एक वृत्तीय गति है, ठीक है। इसको इस प्रकार से समझिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, ठीक है, जो हमने सरल रेखीय गति पढ़ी। तो वस्तु इस बिंदु पर होगी, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, मतलब कि इसी रेखा पर वस्तु की स्थिति, वस्तु की दिशा जो होगी वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगी, उसकी दिशा में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ से एक बार चलना शुरू किया तो इसी रास्ते में आकर कहीं पर रुकेगी, ठीक है। एक प्रकार से तो ये हो गया। दूसरे प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि वस्तु की गति जो होती है कुछ ऐसे रास्ते पर होती है। तो वस्तु चलना यहाँ से प्रारंभ करी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चली और वस्तु फिर यहाँ से चलकर यहाँ पहुंची। अब यहाँ दिशा में परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना, रास्ता। तो दिशा मुड़ गई, यहाँ पहुंची, फिर वापस दिशा में परिवर्तन, फिर यहाँ पहुंची, दिशा परिवर्तन, फिर तो दिशा में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये दिशा में परिवर्तन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर हो रहा है। तो इस कंडीशन में वस्तु की जो वस्तु में विस्थापन होगा, और वस्तु की यदि हम चाल निकालना चाहें तो वो होगा वस्तु का वेग, ठीक है। इसके बाद यदि मैं एक रास्ता और बनाता हूं, वेट अ मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, अब की बार 6 भुजाएं इसमें, ठीक है। अब की बार वस्तु को और दिशा चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से गई, फिर दिशा चेंज, यहाँ से गई, फिर दिशा चेंज, यहाँ से गई, फिर दिशा चेंज, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, वापस अपनी जगह पर। अब मैं ये बात करता हूं कि सपोज कुछ कोई आकृति जो है इस प्रकार से है, कितनी बार दिशा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये इसके कोने हैं, ये आप ऐसा समझिए, इसके कोने हैं, इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। और इस प्रकार का ये आकृति है, ये वृत्त नहीं है, इसमें इतनी भुजाएं हैं। तो अब फिर से वस्तु चलेगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करी सपोज, तो फिर यहाँ पे दिशा चेंज करनी पड़ेगी, दिशा परिवर्तन, फिर दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन और दिशा परिवर्तन। यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है, इन सारे जो भी हमने सारे सिनेरियो, सारे केसेस देखे, कि जब मैं बहुत सारी भुजाएं इकट्ठा कर लूंगा, बहुत सारी भुजाएं, इतनी सारी भुजाएं कि वो भुजा एक बिंदु के समान होगी, तो मुझे जो रास्ता मिलेगा वस्तु की गति के लिए वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इस प्रकार के रास्ते पर वस्तु को गति करने के लिए हर एक बिंदु पर, इस बिंदु पर सपोज वस्तु है, तो इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने के लिए उसको दिशा चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, एक मिनट, इसको मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ। इस बिंदु से, ये वृत्त के रेखा के ऊपर जो बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु पर जाने के लिए भी वस्तु को दिशा में परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे गोल में घूमेगी, है ना। यहाँ से सीधा नहीं जा सकती, यहाँ से ऐसे भी नहीं जा सकती, इसको
हर पॉइंट पर अपनी जो दिशा है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। यदि आप बात समझ रहे होंगे तो आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा भुजाएं थी उतनी ज़्यादा बार दिशा चेंज करनी पड़ रही थी। अभी मैंने भुजाओं की संख्या इतनी बढ़ा दी कि ये रास्ता जो है पूरा गोलाकार बन गया। तो जब भुजाओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो मतलब उसे मुड़ना भी उतनी ज़्यादा बार पड़ेगा, यानी दिशा में परिवर्तन भी उतनी ज़्यादा बार करना पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर उसको दिशा परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रत्येक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन होगा। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक बिंदु पर होगा इस वृत्तीय पथ पर। ठीक है, तो जब प्रत्येक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो दिशा पर निर्भर तो वेग होता है। दैट मीन्स कि प्रत्येक बिंदु पर वेग में परिवर्तन भी हो रहा होगा, और यदि प्रत्येक बिंदु में वेग परिवर्तन हो रहा है तो वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार की जो गति होगी वृत्तीय पथ पर, इसको हम कहेंगे त्वरित गति। सॉरी, इसको नहीं मिटाते हैं, इसको और इसको मिटा देते हैं। तो आप बात समझ रहे होंगे कि त्वरित गति से क्या मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हम बोल रहे हैं, एक एग्जांपल आप समझिए, कोई वस्तु इस रास्ते पर चल रही है, ये वृत्तीय पथ है, और हम बोलते हैं वस्तु की जो गति है वो 40 मीटर पर सेकंड है। मतलब आपने 8 बजे देखा, 8 बजे भी यही स्पीड मिली, 9 बजे देखा, 9 बजे भी यही स्पीड मिली, तो आप कहेंगे सर ये तो त्वरित गति होगी नहीं, ये एक समान, इसमें वेग परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन वेग परिवर्तन हो रहा है स्टूडेंट, भले ही उसकी चाल ये हो, लेकिन उसकी दिशा में परिवर्तन प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पर 40 मीटर प्रति सेकंड होगा, यहाँ पर भी 40 मीटर प्रति सेकंड होगा, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो गया। जब दिशा में परिवर्तन हो जाएगा तो वेग एक सदिश राशि है, वेग में भी परिवर्तन आ जाएगा, और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। हायर क्लासेस में आपके काम आएगी, यहाँ पर तो ज्यादा काम नहीं आएगी, हायर क्लासेस में ज्यादा काम आएगी। तो त्वरित गति है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अभी हम इसके लिए सूत्र डिराइव करते हैं इसके चाल का। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो चाल होगी वो वेग होगी, है ना, सॉरी, जो चाल होगी वो वस्तु का वेग होगा। तो वस्तु का वेग जो हो गया वो हो गया दूरी बटे समय। अब मैं एक चक्कर के लिए बात कर रहा हूं। सपोज कोई रास्ता है कुछ इस प्रकार से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है। तो वस्तु ने गति करना यहाँ से प्रारंभ किया स्टूडेंट्स, यहाँ से वस्तु ने गति करना प्रारंभ किया और वापस यहाँ पर पहुंच गई। तो वस्तु ने कितनी गति करी, इसके बराबर, ये वृत्त की बाउंड्री के बराबर। वृत्त की बाउंड्री, इसको हम बाउंड्री और दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं, परिधि। तो कितनी दूरी उसने तय करी, वृत्त की परिधि के बराबर। तो दूरी मतलब वृत्त की परिधि बटे समय जितना भी लगा। ओके, और वृत्त की परिधि क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने गणित में सूत्र पढ़ा होगा। वृत्त की यदि त्रिज्या हो स्मॉल आर तो वृत्त की परिधि होती है कैपिटल आर। तो यदि इस वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर, यदि इस वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर तो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर, और समय को यदि मैं टी मान लेता हूं तो ये हो जाएगा वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी वस्तु के लिए वेग का सूत्र। इतनी बात आई समझ में स्टूडेंट। ये सूत्र है, मात्रक आपको पता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये एक सदिश राशि होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि अभी तक हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि हर बिंदु पर ये क्या करेगा, अपनी दिशा में परिवर्तन करेगा। इतनी बात यदि समझ में आ गई है तो हम कुछ इस चैप्टर के इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। इजी है, आसान है, आपके समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये सूत्र याद रहेगा ना, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी वस्तु के वेग का सूत्र। ठीक है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, जहां r जो है ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, ठीक है, और स्मॉल t इज समय, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। ओके, सो ये सूत्र है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। एक न्यूमेरिकल जो आपके बुक में दिया हुआ है,
वो कुछ इस प्रकार से है। वो है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में ढूंढ रहा है। त्रिज्या दे रखी है हमको 42,250, 42,250 किलोमीटर। ओके, इस त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं ना, पृथ्वी से बाहर घूमते हैं ऐसे। सपोज ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और ये अर्थ के चारों तरफ सपोज एक हमने सैटेलाइट बना रखा है और वो सैटेलाइट घूम रहा है। तो जो त्रिज्या बता रहा है वो त्रिज्या है 42,250 किलोमीटर, इतनी दूर है वो पृथ्वी से। ठीक है, ओके। यदि वो 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो परिक्रमण काल, परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगा देता है। एक चक्कर, जो परिक्रमा है उसको एक चक्कर बोलते हैं, है ना। तो परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 24 आवर्स। ठीक है, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। परिक्रमा मतलब क्या है? चक्कर। ये बात आपको ध्यान देना, जो सूत्र आप लगाएंगे हमको क्या निकालना है, उसकी चाल का परिकलन कीजिए। चाल का परिकलन मतलब v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और अभी जो आप सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी वस्तु की चाल या वेग होता है 2πr/t। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं ये सूत्र आप तभी करेंगे जब एक चक्कर पूरा हो चुका होगा वस्तु का। कम से कम एक चक्कर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 चक्कर 3 चक्कर, लेकिन मिनिमम एक चक्कर, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक परिक्रमा के लिए बता रखा है इन्होंने। ठीक है, और ये दे रखी है त्रिज्या। तो सीधे सीधे हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। वैल्यूज जब पुटअप करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा, v इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 3.14 या 22/7। 22/7 रख के देखता हूँ मैं, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर 3.14 रख के कैलकुलेट कर लेंगे। 22/7 हो गई, और टी टाइम जो हो गया 24 आवर हो गया। ठीक है, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटे में ही मैं इसका आंसर निकालूंगा। तो कैंसिल आउट करके देखते हैं। ये 2 एकम 2 और 12 बार कट गया। ये 2 छके 12 और 2 11 और 2 3 6 और 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, क्या ये 7 से कट रहा है? देख लेते हैं एक बार। 7 3 21, देन उसके बाद 0, देन 7 1 7, 7 8 56, अराउंड इतना आएगा। मतलब दशमलव में कुछ आएगा, मैं उसको राउंड ऑफ करके इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, और v इज इक्वल टू 3018/3। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा 310 और 3 6 18, तो ये आएगा लगभग इतने किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा स्टूडेंट्स, लगभग मैं बता रहा हूँ। मैंने कैलकुलेशन जो थोड़ा रफ करी है, तो आप इसको एग्जैक्ट करके एग्जैक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे या फिर मीटर प्रति सेकंड में तो ज़्यादा आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आप इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? या तो मीटर पर सेकंड में निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। हमने वृत्तीय गति को सबसे लास्ट में पढ़ा। वृत्तीय गति में कौन कौन से एग्जाम्पल, यदि वृत्तीय गति के उदाहरण आपसे पूछे जाएं तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने अभी स्क्रीन पर देखा है कि जो एक पृथ्वी, किसी उपग्रह की किसी ग्रह के चारों ओर गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। ठीक है, ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। यदि सपोज एक एग्जाम्पल है आपके पास, एक एक्टिविटी है, चलिए एक्टिविटी आप करना, मैं एक्टिविटी आपको समझाता हूँ। आप क्या करेंगे, एक रस्सी लेंगे, उसके लिए आपको एक रस्सी चाहिए, लगभग 1 मीटर लंबी रस्सी, और उस पर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, ज्यादा बड़ा मत ले लेना, छोटा पत्थर का टुकड़ा जिसको आप बांध पाओ, जिसपे आप रस्सी बांध पाओ। ठीक है, बहुत छोटा सा लेना, बड़ा मत लेना, वो किसी के लग जाएगा तो चोट लग जाएगी। छोटा सा पत्थर लेना, 1 मीटर लंबी रस्सी लेना और उससे उसको बांध देना। तो उससे उसको बांध के आपको बीच में से पकड़, रस्सी का एक कोना पकड़ के दूसरी साइड से जिधर से पत्थर बांधा है आपने, उसको अपने सर के ऊपर लेकर के और उसे घुमाना है जोर जोर से। तो आप कुछ इस प्रकार से घुमा पाओगे इस पत्थर को, ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये रस्सी होगी। ठीक है, ये पत्थर बंधा हुआ है इस पे और आप इसको घूम रहे, यहाँ आपने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है इस बिंदु पर, ये आपने हाथ से पकड़ा हुआ है। ठीक है,
अब इस प्रैक्टिकल में आपको करना क्या है, आपने इस पत्थर को घुमाया, इसको आपको खाली जगह पे जाके करना है जहाँ पर कोई हो ना। आपको क्योंकि ये पत्थर को छोड़ना है और छोटा पत्थर लेना और किसी के चोट नहीं लगनी चाहिए। तो आप जब इसको घुमाएंगे तो आपने इसको घुमाया, ये कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, गोल 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 गोल, है ना। आपके सर के ऊपर एक वृत्तीय कक्षा में ये घूमेगा। आपको किसी भी एक बिंदु पर इसको छोड़ देना। सपोज आपने इसको घुमाया और यहाँ पर जैसे ही पत्थर आया आपने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ देंगे तो आपको देखना है कि ये किस दिशा में जाकर गिरा, इसकी दिशा में। सपोज एक बार पत्थर यहाँ पर आया, आपने छोड़ा तो वो कहीं जाएगा, फिर सपोज आपने फिर घुमाया घुमाया घुमाया, जैसे पत्थर यहाँ पर पहुंचा आपने छोड़ा, फिर वो कहीं दिशा में जाकर गिरेगा। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे ले जाकर के पत्थर को छोड़ना है और देखना है कि पत्थर किस दिशा में जाकर गिर रहा है। क्या पत्थर जब आप छोड़ते हैं तब भी ऐसे गोल गोल घूमते हुए गिर रहा है, या फिर सीधी रेखा में जाकर गिर रहा है, या फिर टेढ़ा मेढ़ा कैसे जा रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और ये जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी एक वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसको आपको अपने पास रखना है कि वृत्तीय गति में जब कोई पदार्थ या कण गति कर रहा होता है तो उसकी गति को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये क्रियाकलाप आप अपने घर में करेंगे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। एक क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, थोड़ा सा आपको करने में शायद इसको मुश्किल आ सकती है। यदि नहीं आए तो अच्छी बात, यदि आए तो मैं आपको डिस्क्राइब कर लेता हूँ। तो आपकी बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को, गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में जो औसत चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। ओके, और स्कूल से वापस घर आने में यही चाल है, औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, तो यदि मैं मानता हूं कि जो रास्ता है, जो दूरी है, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो सपोज मैं मानता हूं कि वो x किलोमीटर की दूरी है स्कूल जाते वक्त, तो स्कूल से घर आते वक्त भी तो x किलोमीटर ही चलना पड़ा होगा, रास्ता तो उतना ही रहा होगा, है ना। तो हम यदि यहाँ से सूत्र लगाएं, औसत चाल बराबर दूरी, कुल दूरी बटे समय, है ना। तो यहां से मुझे समय मिल सकता है, समय t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी, मतलब जो औसत चाल है और जो दूरी का अनुपात है, मतलब यहाँ से x अपॉन 20, ये मुझे समय मिल गया गाड़ी से स्कूल जाते वक्त। ठीक है, और इसी प्रकार से गाड़ी से घर आते वक्त मुझे समय मिल जाएगा x अपॉन 40। अब मुझे पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। तो कुल दूरी कितनी है, x जाते टाइम और x आते टाइम, इतना लंबा रास्ता है, और समय x अपॉन 20 जाते टाइम, x अपॉन 40 आते टाइम। तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x, और अपॉन में जब एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 40 आएगा, 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3x अपॉन 40, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 40 इंटू 2 मतलब 80 अपॉन 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसकी वैल्यू लगभग 26.67 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल, लगभग इतनी आएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने, इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल करने, और अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का चैप्टर पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगली क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।